स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 69 टाइटल लविशा का रहस्य। यह सोल सीड एल्यूमिनियम फायर होना चाहिए, एक उच्च गुणवत्ता वाली फायर जो आमतौर पर इक्विपमेंट बनाने के उपयोग की जाती है। मुझे लगता है कि फोर्स मास्टर इसे अच्छी कीमत पर खरीदने को तैयार हो गए। चुटकी ने मुस्कुराते हुए उसकी पहचान की। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह एक सोल सीड है जिसे अनमोल माना जाता है, समीर ने कहा। उसका चेहरा खाली था। आदर्श ने कंटेनर के अंदर पीले सोल सीड को देखा। जब वह रोज फ्लेम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था तो उसे सिकाडा का पीछा करने वाले मंटिस की स्थिति स्पष्ट रूप से याद थी, जो ओरियोल से अनजान था। वह उन्मत्त हत्यारे के मरने के इतने करीब था, इसलिए एल्यूमिनियम फायर को हासिल करना कितना आसान था इस बात से वह अवाक रह गया था। मुझे लगता है कि हमें केवल सोल सीड्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आप मान सकते हैं कि बर्निंग वैली अपनी आग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत सारे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन हैं जो केवल एक निश्चित तापमान पर खिलेंगे। इसलिए फायर आपदा उनके लिए सिंचाई थी। लविशा स्पष्ट रूप से एल्यूमेन फायर में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ और देखने की हड़बड़ी में थी। आदर्श ने लविशा पर नजर डाली। उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि लड़की उतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी पहली बार टीम में शामिल होने पर लगती थी। लविशा, हम सब एक ही टीम में हैं, एक साथ फायर और वाटर से गुजरे हैं। आप हमें वह सब कुछ क्यों नहीं बताते जो आप जानते हैं? राधा ने कहा। क्या क्या मैं संभवतः क्या जान सकती थी? मुझे लगता है कि हमें ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, ऐसा ही कुछ। लविशा स्पष्ट रूप से झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं थी। किसी के पूछने पर वह तुरंत घबरा गई। उसकी प्रतिक्रिया ने निसंदेह सभी को संदेहास्पद बना दिया था, विशेष रूप से आहन, जो उसे केवल इसलिए साथ लाए थे क्योंकि वह परिवार से थी और उसे उस पर पूरा भरोसा था। आहन ने लविशा को देखा और सहमत हुए कि उन्हें दल से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। उसने उससे सख्ती से कहा, मैं यहाँ आने से पहले ही तुमसे कह चुका हूँ, तुम इन लोगों पर भरोसा कर सकती हो। हम बता सकते हैं कि आप बर्निंग वैली के बारे में तब भी अधिक जानते हैं जब हम इसके लिए लंबे समय से तैयार थे, और ऐसा लगता है कि आप हमें कुछ और खोजने के लिए की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। लविशा की आवाज मच्छर की तरह नरम थी जब सभी ने उसकी ओर देखा। लविशा बहुत सुंदर नहीं थी, उसके आत्मविश्वास ने उसमें कुछ आकर्षण जोड़ दिया। वह भी प्रसिद्ध परिवारों की तरह दबंग नहीं थी, इसलिए सभी को पहली छाप उसकी काफी अच्छी लगी। हालांकि उसके व्यवहार ने अब दूसरों को उसके प्रति संदिग्ध महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया। वह स्पष्ट रूप से कुछ छुपा रही थी और टीम को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसने इसे इतना स्पष्ट कर दिया था। राधा ने आदर्श के साथ नजरें मिलाई जब लविशा अपनी बात कहने को तैयार नहीं थी। वह बहुत असहज महसूस कर रही है, वह निश्चित रूप से कुछ छिपा रही है। आदर्श के कानों में अचानक राधा की आवाज गूंजी, बल्कि खोखली लग रही थी। आदर्श ने राधा को बड़े सदमे से देखा। वह बोल नहीं रही थी, वह उसकी आवाज क्यों सुन पा रहा था? जैसा कि मैंने ब्लेसिंग एलिमेंट को जगाया है, अगर मैं अपना ध्यान सुनने के लिए इकट्ठा करती हूँ तो मैं किसी व्यक्ति की भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ और मोटे तौर पर उनके विचारों को सुन सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ लविशा बेहद चिंतित है। वह चाहती है कि हम जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े, जैसे कि उसे वास्तव में आगे कुछ चाहिए। आदर्श के दिमाग में एक बार फिर राधा की आवाज आई। ठीक है, किसी के दिमाग को पढ़ने में सक्षम होना, क्या यह ब्लेसिंग एलिमेंट भी थोड़ा सा खतरनाक नहीं है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह कुछ भद्दी कल्पना कर रहा था तो राधा उसके दिमाग को भी पढ़ सकेगी? सच तो यह था कि आदर्श ने पहले ही रात में अपना टेंट लगाने और राधा को बड़े पैमाने पर कुछ करने का लालच देने की योजना बना ली थी। जब वह आखिरी बार चुपके से उसे छू रहा था तो वह रोमांचित और उत्साहित
महसूस कर रहा था। क्या आप सुन सकते हैं कि उसका क्या रहस्य है? आदर्श राधा तक चला गया और उसके कान में फुसफुसाया। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं केवल उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ और मोटे तौर पर उसके दिमाग को पढ़ सकती हूँ। एक व्यक्ति का दिमाग बहुत अराजक होता है जब वे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर मैं वास्तव में उसके विचारों को जानना चाहती हूँ तो मुझे उस पर माइंड कंट्रोल स्पिल डालना होगा और उसे केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना होगा ताकि मैं इसे बेहतर समझ सकूं। अन्यथा एक तांत्रिक का भी मन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह अभी के लिए अच्छा विचार है। लविशा अभी भी आहन की चचेरी बहन है। देखते हैं क्या आहन उन्हें समझाने में सक्षम थे, आदर्श ने कहा। जब दोनों ने चर्चा कर रहे थे, आहन ने पहले ही लविशा को किनारे कर दिया था। थोड़ी देर बाद लविशा अपना सिर नीचे किए हुए वापस आई। उसने दल से माफी मांगी और सभी को बताया कि वह नॉर्थ बर्निंग वैली के बारे में क्या जानती है। दूसरों ने जल्दी से अपना ध्यान उस पर आकर्षित किया क्योंकि उसकी जानकारी उन चीजों से संबंधित थी जो सोल सीड्स से अधिक मूल्यवान थे। कोई भी मैजिशियन इसे देखकर हैरान रह जाएगा। मेरे परिवार का एक सदस्य है जिसका पूरा शरीर गंभीर रूप से झुलस गया था। न केवल उसका स्पष्ट रूप नष्ट हो गया था बल्कि उसकी त्वचा का एक हिस्सा भी अच्छी स्थिति में नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने हीलर्स को काम पर रखा है, उनमें से कोई भी उसके पहले स्वरूप को वापस नहीं ला सका। लविशा ने धीरे से कहा, क्या आप चाची के बारे में बात कर रहे हैं जिनका उपनाम लू जियानली नहीं है? आहन ने जल्दी से उस औरत की कल्पना की जो हमेशा सफेद पट्टियों में लिपटा रहता था। वह युवक आदमी था, औरत नहीं। युवक अपने घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। कभी कभी जब वह छज्जे पर ध्यान कर रहा होता तो वह सफेद मम्मी को घर के पीछे पौधों की देखभाल करते देखता। आहन उस लड़के से बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कबीले के लोगों को उस पर तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए सुना था। यह कहते हुए कि उसे स्वर्ग द्वारा दंडित किया गया था और उसके पापपूर्ण दुष्कर्मों के कारण उसे उसकी वर्तमान स्थिति में छोड़ दिया गया था। छोटी उम्र से ही आहन ने उनकी बातों को मान लिया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने अपने घावों को ठीक करने के लिए बहुत से चिकित्सकों को नियुक्त किया था और किसी भी सामान्य जलन को हीलिंग मैजिक या किसी विशेष दवा से आसानी से ठीक किया जा सकता है। वह मेरी माँ है, लविशा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। क्या? आहन ने चौंक कर कहा। बाकी लोग भी हक्का बक्का रह गए। सब जानते हैं कि मामा को मर्द होना चाहिए। वो कैसे अचानक किसी की माँ बन गए? वे अचानक पास से बाहर महसूस किया। क्या तुमने पहले उसकी शक्ल देखी है? लविशा ने उनसे धीरे से पूछा। ठीक है, नहीं, मैंने केवल सुना है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम सब गलत हो गए हैं। आहन को कुछ एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। वास्तव में आहन ने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति हमेशा सफेद पट्टियों में लिपटा रहता है वह एक महिला है। परिवार में उसके बारे में कई बातें थी, फिर भी आहन को सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ वह लविशा की माँ थी। उसके चाचा राजेश ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। तो अगर वह तुम्हारी माँ है तो वह कौन है जिसे हम अपनी चाची कहते हैं? आहन ने पूछा। आप मुझे बताएं। लविशा ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने अपने होठों को काट लिया। यह कुछ असहनीय होना चाहिए। आहन को आखिरकार एक एहसास हुआ और आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 70। टाइटल अग्नि विपत्ति फल। अग्नि विपत्ति फल। आदर्श दोनों के बीच बातचीत से अटकलों पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि आहन को पता नहीं था कि विषय को कैसे जारी रखा जाए तो उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया और कहा, तो उसे जो जलन हुई वह यहाँ की आग से हुई थी।
लवीशा धीरे धीरे अपने गुस्से से उभरी और जितना हो सके शांति से बोली, यह आग की आपदा है। लगभग 12 साल पहले मेरे माता पिता इस उत्तरी जलती हुई घाटी में एक फायर एलिमेंट सोल सीड को खोजने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने खुद को अग्नि आपदा के बीच में पाया। उन्होंने जहां तक हो सके भागने की कोशिश की, लेकिन आग की आपदा उनके लिए बहुत तेज थी और वे जल्दी ही आग से भस्म हो गए। बोलते ही लवीशा की नज़र बदल गई। उसने अपनी माँ से सच्चाई सुनी थी, जो पिछले 10 वर्षों से उसे इसके बारे में बताती रही। हर बार जब उसकी माँ ने इसका उल्लेख किया तो वह अपनी माँ के दिल में दुख और क्रोध को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जली हुई त्वचा की परत को छीलने की इच्छा उसकी माँ जिस निराशा से पीड़ित थी। इसका कोई मतलब नहीं है यदि आपके माता पिता 10 साल से अधिक समय पहले अग्नि आपदा में फंस गए थे तो क्या उन्हें अब तक मर नहीं जाना चाहिए। हालांकि अंकल राजेश अभी भी स्वस्थ और जीवित है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक सुखद जीवन जी रहे हैं। आहन ने कहा, मेरी माँ का सेकंड एलिमेंट विंड है। उनमें से एक को जीवित रखने के लिए उसने अपने विंड इक्विपमेंट मेरे पिता को दिए थे और उस पर आखिरी विंड ट्रैक डाला था, जिससे वह बिना किसी नुकसान के परिवार के पास वापस आ सके। अपने साथ लाए संसाधनों ने परिवार को उस समय के दौरान परिवार की एक कठिन स्थिति से उबरने में मदद की। यही वजह है कि परिवार में उनकी स्थिति अचानक से बढ़ गई, लवीशा ने कहा। स्पष्टीकरण सुनकर समूह चुप हो गया। उन्होंने अग्नि आपदा की भयावहता देखी थी। प्रकृति द्वारा दी गई सजा की तुलना में मनुष्य कुछ भी नहीं थे और उनका दिल यह जानकर डर से अभिभूत हो गया कि आपदा के खिलाफ खड़े होने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका एकमात्र विकल्प पलायन करना था, यह जानने के लिए कि दुर्लभ था कि कोई अपने साथी को सुरक्षा के लिए पाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार था। मेरी माँ अग्नि आपदा से भस्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट फायर था और कुछ अन्य कारणों से वह बच गई। उसे एक प्राणी ने बचाया था जिसकी आकृति आग की लपटों में घिरी हुई थी। इसने उसे बर्निंग वैली का एक अनोखा फल खिलाया, जिसने उसके अंगों को आग से नष्ट होने से बमुश्किल रोका। वह कई वर्षों तक बर्निंग वैली में रही क्योंकि उनका शरीर बहुत खराब स्थिति में था। अंततः हिलने डुलने में सक्षम होने में उसे बहुत लंबा समय लगा और हंटरों के एक समूह में ठोकर खाने के बाद जो कुछ खजाना खोजने आए थे, उसने उनके साथ कुछ दुर्लभ लूट का व्यापार किया और उन्हें दुनहुआंग वापस लाने के लिए कहा। मुझे विश्वास है कि आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल पड़े, इसलिए उन्होंने कभी भी उनकी पहचान को स्वीकार नहीं किया। उसने बस उसे एक नकली दिया और उसके लिए एक घर में रहने की व्यवस्था की। भले ही उसने सतह पर कुछ प्रसिद्ध हीलर से उसका इलाज करने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी उसकी मदद करने की पूरी कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से भूल गए हैं कि वह मेरी माँ के बलिदान के कारण ही अपने वर्तमान जीवन का आनंद ले सकते हैं। मेरी माँ पीड़ा में जी रही है और एकमात्र प्रेरणा जो उसे चलाए रखती है वह वादा है जो मैंने किया था कि मैं उनका इलाज ढूंढ लूंगी। जब वह अतीत को नफरत के संकेत के साथ याद करती थी तो वह आत्मविश्वास सामान्य रूप से अनुपस्थित था। यह स्पष्ट था कि उसकी माँ की उपस्थितियों ने उसे बहुत प्रभावित किया। तो इसलिए तुम यहाँ बर्निंग वैली में हो, लेकिन तुम्हारी माँ काफ़ी समय से यहाँ रहती थी। वह क्यों नहीं आए और खुद इलाज ढूंढने क्यों नहीं आए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पूरी तरह से इलाज की तलाश करने के लिए भी हो, आदर्श ने कहा। यह अग्नि आपदा के कारण है। जलने का इलाज एक प्रकार का फल है जो केवल अग्नि आपदा के बाद ही प्रकट होगा और फल केवल थोड़े समय के लिए रहता है। यह कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा। कुछ वर्षों तक यहाँ रहने के बावजूद मेरी माँ को कभी आग की दूसरी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। अग्नि आपदा आने के बाद उसने मेरे पिता से किसी को यहाँ भेजने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पिता ने इसके लिए कभी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कई वर्षों तक उसने या तो अग्नि आपदा के समय की गलत गणना की या फल प्राप्त करने के लिए सही समय से चूक गया। नतीजन मेरी माँ भयानक दिखती रही।
परिवार की छत के नीचे एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। मैंने अपनी माँ से अग्नि आपदा की भविष्यवाणी करना सीखा और मैं ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करने का एक तरीका खोज रही थी। जब मुझे पता चला कि आप फ्लेम बेले को खोजने के लिए इस यात्रा की योजना बना रहे थे, इसलिए मैंने साथ आने में अपनी रुचि व्यक्त की। लविशा ने अपने सारे राज खोल दिए। वह उन्हें साझा करने के लिए अनुत्सुक थी क्योंकि यह उसके परिवार का मामला था, कुछ ऐसा जो वह बाहरी लोगों के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि आहन जोशी परिवार से थे। हालांकि अगर लविशा ने अभी खुलासा नहीं किया तो उसके साथी जो उस पर शक करने लगे थे, समय आने पर उसकी मदद करने को तैयार नहीं होंगे। उनकी सहायता के बिना उसके पास अग्नि आपदा फल प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं होगा और उसकी मां के ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी। यह बताता है कि आपने बर्निंग वैली में प्रवेश करने से पहले हमें थोड़ा धीमा होने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आप जानते थे कि अग्नि आपदा होने वाली थी, चुटकी ने याद किया। इससे पहले जब दल ने नॉर्थ बर्निंग वैली में प्रवेश करने के बाद यात्रा जारी रखने का फैसला किया तो लविशा ने सभी को यह कहते हुए नॉर्थ बर्निंग वैली की सीमाओं पर आराम करने के लिए कहा कि वह थकी हुई और घायल है। वह चिंतित रही होंगी कि टीम अग्नि आपदा के ठीक बीच में फंस जाएगी। लविशा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने समय का सही अनुमान लगाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि आपदा इतनी भयानक होगी। राज छुपाने की कोशिश करना मेरी गलती है, मुझे खेद है। मैं बस आशा करती हूँ कि आप अग्नि आपदा फलों की तलाश में मेरी मदद करने के इच्छुक है। वे फल अत्यंत मूल्यवान हैं और यदि हम उन्हें खोजने में सफल है तो मुझे अपनी माँ के लिए केवल एक की आवश्यकता है। हमें जो भी लूट मिली है मैं उसमें से कुछ भी नहीं लूंगी। इसके अलावा मैंने अपनी माँ को फ्लेम बेले का उल्लेख करते हुए सुना, जो अग्नि आपदा फल की संरक्षक प्रतीत होती थी, जिसका अर्थ है अगर हम फल पा सकते हैं तो हमें फ्लेम बेले भी खोजने में सक्षम होना चाहिए। आदर्श की आंखें झिलमिला उठी। मैं नहीं चाहती कि आप सोर्सेस पर बहुत अधिक समय बर्बाद करें, क्योंकि मुझे अग्नि आपदा फलों का मोटा स्थान पता है। मुझे विश्वास है कि कई गुट अपने लोगों को यहाँ भेज रहे होंगे और उनमें से कुछ अग्नि आपदा के बारे में जानते थे और वह फल भी जानते थे। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वे उनके लिए सीधे आ जाएंगे, लविशा ने कहा। आदर्श ने कहा, हमें तेजी से काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास उन एक्सपर्टों के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा जो हमसे 1 या 2 स्तर ऊपर है। पैसों के मामले में आदर्श की तरह किसी की भी जरूरत नहीं थी। 4 एलिमेंट वाले एक मैजिशियन के रूप में अन्य मैजिशियनों की तुलना में संसाधनों को खर्च करने की उनकी दर बहुत अधिक थी। अब जब उन्हें इतना बड़ा अवसर दिया गया था तो उन्हें कम से कम अग्नि आपदा फल तो खोजना ही था। या और भी अच्छा होगा अगर वे फल और फ्लेम बेले दोनों को खोजने में कामयाब रहे। आदर्श को घबराते देख राधा खिलखिला उठी। वास्तव में जिन एक्सपर्ट का आपने उल्लेख किया है वे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं महसूस कर सकती हूँ कि अग्नि आपदा के बाद वहां के राक्षस जानवर बेहद बेचैन हैं। मुझे नहीं लगता कि केवल अकेले ब्लेसिंग एलिमेंट या शक्तिशाली मैजिशियनों का एक समूह उन्हें नदी पार करने में मदद करने के लिए पर्याप्त होगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।